Hello and welcome, dear students. Guys, this is lecture number second of physics, right? For your finance account assistant exam. चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी से। देखिए, ग्रेविटी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में आएगा, सर ग्रेविटी तो वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन आप ग्रेविटी पढ़ा रहे हो। देखिए बेटा, वहाँ पे मैस लिखा है, ठीक है, वहाँ पे वेट लिखा है, ठीक है। तो हमें ग्रेविटी को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन किया है किसको, एक्सेलरेशन को। जब हमें एक्सेलरेशन पढ़नी है तो उसके साथ हमें ग्रेविटी ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। मैक्सिमम टीचर्स यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस टॉपिक को स्किप करते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। मैंने देखा बहुत सारे एग्जाम्स में जहाँ पे सिलेबस में मेंशन ग्रेविटी नहीं था, खास करके JK SSB के एग्ज़ाम्स में, वहाँ पे ग्रेविटेशन को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे ग्रेविटी पे क्वेश्चंस आ गए। तो फिर आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि JK SSB वालों ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले, नहीं, ठीक है। फिजिक्स इज इंटर रिलेटेड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेविटी को, बस 20 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें आपको मैस एंड वेट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है, देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ। ये है अर्थ, राइट, ये है अर्थ। देखिए, कोई भी अगर मैं मैस रखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैस रखूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट रखूँ, कोई भी बॉल, जो मैंने बॉल फेंकी ऊपर, वो वापस आनी है, ठीक है। वो वापस क्यों आ रही है, यहाँ पे हमें देखना है, वो वापस क्यों आ रही है, वो बॉल वापस क्यों आ रही है। एक्चुअली अर्थ इस पर एक फोर्स लगाती है, ठीक है। ये तभी वापस आती है, अर्थ इस पर एक अपना फोर्स लगाती है। तो अर्थ क्यों फोर्स लगाती है, मैं आपको इन सिंपल बताऊंगा। देखिए, क्या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, अर्थ का होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जब ये बॉल आई अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो बॉल आ रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करता है, ये इस बॉल को अपनी तरफ ड्रैग करता है, ठीक है, पुल करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं अर्थ के पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। आई ना बात समझ में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने ये भी बताया। देखिए, इस अर्थ के पास कुछ मैस है, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, इस अर्थ के पास मैस है। देखिए, अगर ये अर्थ है, यहाँ पे है ये छोटी बॉल, न्यूटन ने बताया अगर दो मैसेस है, दो वज़न है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं फोर्स, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मैसेस के बिटवीन कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आना इस बात को। देखिए, यहाँ पे कौन दो मैस है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ की बात करूँ और यहाँ पे इस छोटी सी बॉल की बात करूँ। देखिए, यहाँ पे अर्थ के पास है एक मैस, छोटी बॉल के पास है दूसरा मैस, तो दो मैस के बिटवीन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। देखिए, यहाँ पे जानना है आपको, यहाँ पे मैंने, देखिए, अर्थ ने बॉल पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे ये बॉल भी इस अर्थ पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी। लेकिन हम यहाँ पे इस वाली बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अर्थ पे जो फोर्स लगेगा ना, इस बॉल की वजह से, ठीक है, इस बॉल की वजह से, ठीक है, यहाँ पे अर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का मैस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वरना बॉल भी इस अर्थ पे एक फोर्स लगाती है। देखिए, अर्थ ने पहले बॉल पे लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, तो बॉल का मैस कम था, इसीलिए वो अर्थ की तरफ आ गई। लेकिन अब बॉल भी लगा रही है अर्थ पे फोर्स, लेकिन अर्थ बॉल की तरफ नहीं आ रही है, ठीक है। अगर अर्थ ने बॉल पे पहले लगाया था 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे बॉल भी लगाएगी अर्थ पे 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल नंबर मैंने ये लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ पे जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉल की वजह से, यहाँ पे अर्थ ड्रैग नहीं होगी, क्योंकि अर्थ का मैस है बहुत ही ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉल। आई ना समझ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको पॉज करता हूँ। चलिए, आई ना बात समझ में। यहाँ पे बॉल पे लगा ग्रेविटेशनल, देखिए, बॉल पे लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन लगा रही है, अर्थ। या हम बताएंगे अर्थ के पास है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी का दूसरा नाम ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटी का दूसरा नाम ये एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटी भी, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या अर्थ के पास ही होता है ग्रेविटी? नहीं, किसी भी मैस के पास होता है ग्रेविटी। इस बॉल के पास भी है ग्रेविटी, क्योंकि ये बॉल भी इस अर्थ पे लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। आई ना बात समझ में? चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी में ये एक फोर्स है जिसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव ग्रेविटी। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव ग्रेविटी का मतलब, क्योंकि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, डस्ट पार्टिकल कंसिडर करें, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उस डस्ट पार्टिकल के पास भी है मैस, ठीक है। वो डस्ट पार्टिकल भी बाकी मैसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। या कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, अर्थ एंड सन हैव लॉट मोर ग्रेविटी। देखिए, अर्थ के पास भी है ग्रेविटी, सन के पास भी है ग्रेविटी, लेकिन अब यहाँ देखना, मोर ग्रेविटी मोर बिग। जिसके पास, देखिए, जो जितना बड़ा होगा, या मैं बताऊंगा जिसका जितना ज़्यादा मैस होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा, उसके पास ज़्यादा ग्रेविटी है। ज़रा बताइए, अर्थ के पास ज़्यादा ग्रेविटी होगी या सन के पास ज़्यादा ग्रेविटी होगी? सन के पास ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। रीज़न ये है क्योंकि सन इज़ वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू अर्थ, और सन का मैस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अर्थ। आई ना बात समझ में? इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है आपको एग्जाम में इस पे, सन, मून, अर्थ, मार्स पे, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा समझ। देखिए, क्लोजर यू आर स्ट्रॉन्गर इज़ द ग्रेविटी। देखिए देखिए, क्या इसका मतलब, क्या समझ आना। ये अर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ पे एक बंदा बैठा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे, हाँ, ये है पर्सन 1 एंड दिस इज़ पर्सन 2। ज़रा मुझे बताइए, देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे दोनों पे ये है मैस 1, मैस 2, मैस ए, मैस बी, ठीक है। इन दोनों पे अर्थ अपना फोर्स लगाएगी, ठीक है। इन दोनों पे अपना अर्थ फोर्स लगाएगी, लेकिन ज़्यादा फोर्स ए पे होगा या बी पे? ज़्यादा फोर्स ए पे होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के क्लोजर है एज़ कम्पेयर टू बी। आई ना बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है ना, ये डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे और एक बात ये मुझे पहले ही बताना था, कोई बात नहीं। फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्ड ग्रेविटी मैथमेटिकली वाज आइजैक न्यूटन, ठीक है। जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने पहले ग्रेविटी को डिस्क्राइब किया मैथमेटिकली, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम था क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये यही बोलता है दो मैसेस के बिटवीन एक फोर्स होता है। ये फोर्स कितना है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? कितने न्यूटन का फोर्स है ये? इसने हमें मैथमेटिकली एक फॉर्मूला दी। किसने? न्यूटन ने, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दी। ये है वो फार्मूला, ठीक है। डायरेक्ट इसको क्रैम कीजिएगा, ठीक है। F = G m1m2/r², ठीक है। देखिए, ये क्या है? G, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक छोटा g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैस 1 क्या है? अगर ये है दो मैसेस के बिटवीन m1 m2, ये है, इसका मैस कितने kg का है? ये कितने kg का? यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। आपको इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। /r²। देखिए, ये है एक मैस, ये है दूसरा मैस, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन, ठीक है, सेंटर्स के बिटवीन कितना डिस्टेंस है? वो हम, अगर डिस्टेंस 5 होगा, 5 मीटर का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। आई ना बात समझ में? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है, G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए, जो न्यूटन की थ्योरी थी ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसको इम्प्रूव किसने किया? देखिए, इसको इम्प्रूव किसने किया? इसको किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्रू हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। आइंस्टाइन का एक ना, मतलब अच्छी क्वालिटी थी, ये हर किसी की थ्योरीज़ को इम्प्रूवमेंट करता था, मॉडिफाई करता था उनकी थ्योरीज़ को, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसने क्या बताया? दो मैसेस के बिटवीन होता है एक फोर्स। वो फोर्स कितना है? उसने उसके लिए एक फार्मूला दी, दैट इज F = G m1m2/r²। लेकिन इसको किसने मॉडिफाई किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इम्प्रूव किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अपनी थ्योरी से। उसकी थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, जिस पे इसको मिला था नोबेल प्राइज़। समझ आना इस बात को। यहाँ पे आइंस्टाइन को
नोबेल प्राइज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते हैं आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज़ किस थ्योरी पे लिया, वहाँ पे पहला ऑप्शन होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वहाँ पे करेक्ट नहीं करना। जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। यहाँ पे सारा कुछ समझ में आया ना। देखिए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेस विल फॉल, ऑब्जेक्ट्स, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेस विल फॉल टू द अर्थ एट द सेम स्पीड। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए समझ आना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए ये अर्थ, राइट, ये अर्थ, यहाँ पे मैंने एक एलिफेंट गिराया नीचे अर्थ की तरफ। मैंने नहीं गिराया, देखिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे बस एलिफेंट, लेकिन ये अपने आप अर्थ की तरफ आ गया। यहाँ पे मैंने एक छोटे से बर्ड को, ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक पैरट को गिराया, यहाँ पे मैंने एक पैरट को गिराया। इनको मैंने सेम हाइट पे, ये क्या था एलिफेंट, ये क्या था पैरट। समझ आना इस बात को। देखिए आपको लग रहा है, अगर मैंने इनको सेम हाइट से गिराया अर्थ की तरफ, अर्थ ने, ये आए अर्थ की तरफ क्योंकि अर्थ के पास था ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। देखिए ये दोनों आए ना, आपको क्या लग रहा है फर्स्ट कौन हिट करेगा, लग रहा है ना एलिफेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। रीज़न ये है, यहाँ पे दोनों की स्पीड सेम रहती है। अगर ये गिरेगा ना विद द स्पीड ऑफ, लेट अस सपोज कोई भी हाइपोथेटिकल नंबर मैं यहाँ पे लूँगा, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से एलिफेंट गिरेगा, तो यहाँ पे भी ये 10 मीटर पर सेकंड से गिरेगा। समझ आना इस बात को, ठीक है। यहाँ पे स्पीड सेम रहती है, इसका मतलब है जब स्पीड सेम होगी तो अगर एलिफेंट को लगेंगे गिरने में 5 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, तो पैरट को भी गिरने में लगेंगे 5 सेकंड्स। समझ जाना इस बात को। ये JKSSB का फेवरेट जोन है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास विल फॉल टू द अर्थ एट द सेम स्पीड, मीन्स सेम टाइमिंग। यहाँ पे दोनों का सेम टाइम होगा। ये नहीं कि आप ये खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपनी खिड़की से 2 पत्थर गिराइए, ठीक है, एक छोटी पत्थर एक बड़ी पत्थर, देखना उन दोनों को सेम टाइम लगेगा नीचे गिरने में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है अर्थ के पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए ये सेम स्पीड क्यों है, ये सेम टाइमिंग क्यों है गिरने में, हैवी मास एंड जो लोअर मास होगा, क्यों। देखिए यहाँ पे रीज़न ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ के पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत बार लास्ट टाइम पटवारी या कुछ वो NT का कुछ एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे ये आया था, अर्थ के पास कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहता है। जब हम किसी चीज़ को गिराते हैं तो वो वहाँ पे उसकी क्या चेंज होती है, क्या उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहती है। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं ऐसे समझाऊँगा, ये अर्थ, राइट, यहाँ पे कोई बॉल आई, जब हम देखते हैं इस बॉल की क्या हुई चेंज, इस बॉल की स्पीड भी चेंज होती है, इस बॉल की वेलोसिटी भी चेंज होती है। ये हम आगे बढ़ेंगे मैकेनिक्स में कैसे होती है चेंज। यहाँ पे आप जस्ट याद रखिएगा, यहाँ पे एक ही चीज़ कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। समझ आना इस बात को, यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था मुझे सेम टाइमिंग क्यों है, सेम स्पीड क्यों है जब हम हैवी मास एंड लाइटर मास को गिराते हैं अर्थ की तरफ, तो वहाँ पे रीज़न ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। उनका सेम टाइमिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब आप खुद बताना, मार्स हैज़ लेस मास दैन अर्थ। देखिए समझ आना। अगर हम मार्स पे जाएंगे, चलिए कल हम एस्ट्रोनॉट बन गए, ठीक है, तो हम मार्स पे, ये है अर्थ, राइट, ये है अर्थ, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा मार्स। देखिए खुद आप इसको आप बताना, ठीक है, इसको आप खुद, ये हम गए मार्स पे, ठीक है, ये है मार्स, ये एस्ट्रोनॉट है, ये है एस्ट्रोनॉट, A फॉर एस्ट्रोनॉट, ठीक है। ये पहले था अर्थ पे, इसका यहाँ पे जो मार्स हैव्स लेस मास। देखिए बड़ा कौन है, अर्थ बड़ी है या मार्स बड़ा है, बताइए। ऑब्वियसली अर्थ बड़ी है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो बताइए एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे, एस्ट्रोनॉट का मास है अपना, एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी होगी, या एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी, यहाँ पे ज़्यादा अर्थ का, ये मार्स का फोर्स लगेगा।
कहाँ पे? जो बड़ा होगा, समझ आना। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना लास्ट लेक्चर में, जितना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जितना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वही आपका वेट होता है। तो अगर अर्थ पे आपका वेट है ना 70 न्यूटन, तो मार्स पे यही कम होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे आपका 50 न्यूटन ही होगा। आप बताओगे मेरा वेट है 50 मार्स पे, ठीक है, क्योंकि मार्स पे जो आपका फोर्स लग रहा है दैट इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू अर्थ। रीज़न ये है मार्स छोटा है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अभी मैं MCQ में ये क्लियर किया हूँ, ठीक है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और एक बात, कितना टाइम हो गया, 15 मिनट्स हो गए। चलिए हाँ देखिए यहाँ पे समझ आना इस बात को। ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटी। जो ये ओशन टाइड्स है ना, वेव्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओशंस में वेव्स भी है, टाइड्स भी है, लेकिन समझ आना यहाँ पे टाइड्स की बात हो रही है। जो टाइड्स है ना वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, या मैं बताऊँगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। समझ आना इस बात को। देखिए क्या होता है, ये है यहाँ पे अर्थ पे क्या है, अर्थ पे है वाटर, राइट। अर्थ पे है वाटर, समझ आना इस बात को। और ये है यहाँ पे मून, राइट, ये है यहाँ पे मून, समझ आना इस बात को। देखिए अभी मैं देख रहा हूँ, चलिए मून पे भी फोर्स लग रहा है, मून पे अर्थ का फोर्स लग रहा है, ठीक है, मून पे अर्थ का फोर्स लग रहा है। ऐसे देखिए मून भी अर्थ पे फोर्स लगा रही है, मून भी, क्योंकि न्यूटन ने बताया जनरली 2 मैसेस एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, ठीक है। यहाँ पे मून भी अर्थ पे फोर्स लगा रही है, क्या ये अर्थ ड्रैग होगी मून की तरफ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का मैस है बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू, बहुत ही ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो अर्थ पे जो फ्री कौन होता है, वाटर पे मून का जो ये ग्रेविटेशनल पुल लगता है ना, वाटर पे जो अर्थ के सरफेस पे 70% वाटर है, ठीक है, अर्थ पे लग रहा है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है वो क्या है, वो अट्रैक्टिव नेचर, मतलब ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अर्थ अब अट्रैक्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन जो अर्थ पे फ्री है वो है वाटर, वो वाटर अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मून। तो उसकी वजह से एक टाइड बनती है, अब ये टाइड थोड़ी ना मून की तरफ चली जाएगी, नहीं, क्योंकि वापस इस अपने ही पानी को कौन, अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। आई ना बात समझ में? देखिए जैसे हम विंड में होते हैं, ठीक है, विंड आती है वो हम पे फोर्स लगाती है, क्या हम ड्रैग होते हैं पीछे की तरफ? नहीं। देखिए क्या होता है, एक्चुअली अगर हमने कोई ड्रेस लगाया, कमीज सलवार लगाया, हम विंड में बैठ गए, तो वहाँ पे जब विंड आती है क्या होता है, जो हमारी बॉडी पे जो क्लोथ्स होते हैं वो पीछे की तरफ ड्रैग होते हैं, हम ड्रैग नहीं हो जाते, हम शिफ्ट नहीं होते पीछे की तरफ, लेकिन जो हमारे कपड़े हैं वो पीछे, मतलब ऐसे वो ड्रैग कर जाते हैं बैकवर्ड्स, राइट। तो सेम रीज़न यहाँ पे भी है, जब अर्थ पे मून का ग्रेविटेशन फोर्स लगा, मून की ग्रेविटी लगी, यहाँ पे अर्थ ड्रैग नहीं हुई, यहाँ पे ड्रैग क्या हुआ, यहाँ पे ड्रैग हुआ जो अर्थ पे वाटर था, ठीक है, क्योंकि वो फ्री था यहाँ पे। समझ में आई ना बात? तो ओशन टाइड्स इसीलिए क्रिएट होती है, ये डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे और एक बात है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स और वेट, जो मैंने फोर्स की, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ, वेट की बात कर रहा हूँ, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। देखिए अगर आपको आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, वहाँ पे ऑप्शन में न्यूटन नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑलरेडी पूछा गया था शायद किसी एग्ज़ाम में, रिसेंटली कोई एग्ज़ाम हुआ था लगभग 1-2 साल पहले, वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। वहाँ पे न्यूटन ऑप्शन था ही नहीं, तो आप क्या करते, आप सबको पता है न्यूटन है, लेकिन देखिए समझ आना इस बात को। यहाँ पे जब हम फार्मूला लिखते हैं ना फोर्स की, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मैंने आपको कल भी बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। अभी तक मैंने आपको टोटल 2 फार्मूलेज बताई, एक बताया F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा बताया F इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, F इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए F इक्वल्स टू ma, फोर्स का क्या है, अगर हम फोर्स के यूनिट्स देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देखिए न्यूटन किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे मास का क्या है, अगर मैंने फोर्स के यहाँ पे न्यूटन लिखा तो मास का क्या लिखूँगा, kg, मास का ऐसा यूनिट है kg। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर भी है, समझ आना इस बात को। देखिए यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है न्यूटन, इसका मतलब चाहे हम न्यूटन लिखेंगे, चाहे हम लिखेंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक ही बात है,
समझ आई ना बात? तो समझ जाना। तो अगर आपको आएगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज़ न्यूटन। लेकिन अगर ऑप्शन में न्यूटन नहीं होगा तो आप वहाँ पे लिख सकते हो kg मीटर, kg ये है kg, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए, तो यहाँ तक तो सारा क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे है मोर GF या GF का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी मोर इज़ द वेट। मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, देखिए जब हम अभी गए थे अर्थ पे थे, ठीक है, हम एस्ट्रोनॉट थे, अर्थ पे थे, यहाँ पे हमारा वेट था, कितना था वेट? यहाँ पे हमारा वेट था 70 न्यूटन। तो जब हम मार्स पे गए तो यहाँ पे हमारा वेट था 50 न्यूटन। सपोज़ कम ही था, मतलब 70 से कम था, 70 न्यूटन। रीज़न ये है क्योंकि अर्थ हमें फोर्स लगा रही थी यहाँ पे अपनी तरफ 70 न्यूटन का, यहाँ पे हमें मार्स अपनी तरफ फोर्स लगा रहा था कितना? 50 न्यूटन का। जितना प्लैनेट हम पे फोर्स लगाता है उतना ही हमारा वेट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कोई वेट बताएगा ना क्या है? वेट वेरी करता है, इसका मतलब है यहाँ पे वेट वेरी कर गया, यहाँ पे वेट वेरी कर गया। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया अगर मुझे वेट से निकालना होगा मेरा मास कितना है, मैंने आपको ये भी बताया लास्ट लेक्चर में, हमें डिवाइड बाई 10 करना है। देखिए अगर मुझे यहाँ पे बताएगा जो आपका वेट था 70 न्यूटन, मास कितना था, मैं करूँगा डिवाइड बाई 10, यहाँ पे मुझे 7 kg निकलेंगे। तो यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे मुझे कितना, देखिए यहाँ पे अर्थ पे हम करेंगे डिवाइड बाई 10, अर्थ पे हम करेंगे डिवाइड बाई 10, समझ आना इस बात को। लेकिन डिफरेंट प्लैनेट्स पे नहीं आएगा कितना आपको डिवाइड करना है, कितना आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ करना होगा डिवाइड, तो वो मैं करूँगा 7 हाँ 4 दैट इज़ 4 5, हाँ यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है 5, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी। चलिए आप यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको वेट से मास निकालना होगा, अगर आपको वेट कितना है 70 न्यूटन, अगर मास निकालना है तो वहाँ अगर अर्थ पे हैं हम तो वहाँ पे हम डिवाइड बाई 10 करना है। सिर्फ हमें डिवाइड बाई 10 करना है अर्थ पे, बाकी प्लैनेट्स पे नहीं। हमें बाकी प्लैनेट्स पे नहीं पूछेंगे। अगर यहाँ पे 7 kg है तो अगर यहाँ पे अर्थ पे हमारा मास है 7 kg, मार्स पे भी हमारा मास होगा 7 kg। समझ आना इस बात को। अगर मास चेंज नहीं होता है, मास मैंने बताया कितनी क्वांटिटी है अंदर, क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी अगर हम डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाएंगे। लेकिन वहाँ पे वेरी कौन करता है? वेट वेरी करता है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये पढ़ना है। लेक्चर 22 मिनट्स का हो गया, हाँ पता ही नहीं चला। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, यह अर्थ एक ऐसे अंडे की तरह है, जियोइड शेप इसको बोलते हैं। ये स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल मीन्स ऐसे, ये है सुपियर, ये है सुपियर, ये परफेक्ट सुपियर। लेकिन अर्थ, ये जो मैंने यहाँ पे अर्थ बनाई है, ठीक है, ये है अर्थ, ये अर्थ की शेप है, ये है एक्चुअल शेप, इसको बोलते हैं नॉन सुपेरिसिटी ऑफ अर्थ। यहाँ हम बताएंगे अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड, ठीक है, जियोइड। ये मतलब अंडे की तरह है, ठीक है, ठीक है, अंडे की तरह। अगर हम अर्थ के सेंटर पे जाएंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे पोल पे बाहर निकलेंगे, हमें ट्रैवल करने होंगे 6300 किलोमीटर, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन नियर एग्जैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 6400। ज़रा मुझे बताइए अगर मैं बताऊँगा पोलर रेडियस कितना है। देखिए ये है सर्कल, जब मैं सेंटर से जाता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है रेडियस। लेकिन अर्थ में क्या है, अर्थ में जब हम सेंटर से जाएंगे पोल की तरफ तो यहाँ पे हमें कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इसका मतलब ये है इक्वेटोरियल रेडियस इज़ ग्रेटर देन पोलर रेडियस, ठीक है। इक्वेटोरियल रेडियस इज़ ग्रेटर देन पोलर रेडियस। देखिए कोई बंदा है पोल पे, इसका यहाँ पे 60 न्यूटन का वेट है, 60 न्यूटन का वेट है। लेकिन जब ये इक्वेटर पे आया, यहाँ पे इसने देखा मेरा वेट कम होता है, ये ऐसे, ठीक है। अगर आप पोल्स पे चले जाओगे ना तो वहाँ पे क्या है, पोल्स पे आपका वेट ज़्यादा होता है। अगर हम चेक करेंगे फिर उसी वेइंग मशीन पे, वही वेइंग मशीन हमें इक्वेटर पे कम ही वेट दिखाती है, लेकिन वही सेम वेइंग मशीन अगर हम लेंगे पोल पे तो वो हमें दिखाएंगे इतना। रीज़न ये है जो इक्वेटर पे वो ग्रेविटेशनल, इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है। अगर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो कम ही हमारा वेट होगा, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा पोल पे तो ज़्यादा वेट होगा। समझ आना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पोल्स पे हमारा
वेट ज़्यादा होता है, पोल्स पे हमारा वेट ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे हमारा वेट कम होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, यहाँ पे दो रीज़न्स है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए देखिए देखिए, लेस वेट एट पोल्स, मोर वेट एट इक्वेटर। वाई? रीज़न यहाँ पे दो रीज़न्स है। एक रीज़न है यहाँ पे रेडियस फैक्टर। देखिए रेडियस फैक्टर क्या मतलब? रेडियस फैक्टर का मतलब यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रेडियस है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पोलर रेडियस। समझ आना इस बात को? ये मैं आपको मैथमेटिकली भी दिखाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपको कन्फ्यूजन होगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने थ्योरी बनाई है, मतलब इतनी अच्छी। देखिए, एक है इक्वेटोरियल रेडियसिस, मैंने ये बताया पोल्स पे वेट क्यों है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, रीज़न ये है। एक है रेडियस फैक्टर, या हम इसको बताएंगे बल्ज एट इक्वेटर। देखिए अगर हम इसको ये मानेंगे ना, ये पूरा सर्कल ऐसे, ये पूरा यहाँ पे ये बल्ज है ना, यहाँ पे ये बल्ज है ना, ये बल्ज आ गया ना, ये वाला बल्ज आ गया ना इक्वेटर पे ये बल्ज है ना, या बल्ज एट इक्वेटर, या दूसरे, या इसको हम बताएंगे नॉन सुपेरिसिटी ऑफ अर्थ। नॉन सुपेरिसिटी की वजह से एक रेडियस कम आता है, एक ज़्यादा आता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। दूसरा रीज़न ये है रोटेशन फैक्टर। जब अर्थ रोटेट होती है, देखिए अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, उस रोटेशन के इफेक्ट की वजह से जो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। ये समझ जाना इस बात को। यही रीज़न है रेडियस फैक्टर और रोटेशन फैक्टर की वजह से इक्वेटर पे कम वेट होता है और पोल्स पे ज़्यादा वेट होता है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे है इन स्पेस देयर इज़ ग्रेविटी। स्पेस पे भी अगर हम ऊपर जाएंगे ना, जहाँ पे हम सैटेलाइट को पार्क करते हैं रॉकेट के थ्रू, रॉकेट पे हमने यहाँ पे लोड किया सैटेलाइट को, जो हमें कोई किसी भी पर्पज़ से जो हम सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, देखिए उसको हमने पार्क किया स्पेस में, ठीक है, रॉकेट के थ्रू स्पेस तक उसको पहुँचाया, ठीक है। वहाँ पे देखिए ये है अर्थ, मैं ऐसे दिखाऊँगा आपको, समझ आना इस बात को। यह अर्थ, यहाँ पे मैं एस्ट्रोनॉट था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सैटेलाइट को पार किया। ये सैटेलाइट अब क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। क्या इस सैटेलाइट पे यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होगा? बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे सैटेलाइट था, अगर यहाँ पे पहले सैटेलाइट था तो यहाँ पे ज़्यादा था। मैंने आपको बताया जो जितना क्लोज़र होता है वहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जो जितना दूर होता है वहाँ पे कम ही होता है ग्रेविटेशन, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स इज स्टिल प्रेजेंट देयर, ग्रेविटी इज स्टिल प्रेजेंट देयर। देखिए क्या है, समझ आना इस बात को। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगा, यह सैटेलाइट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस पर क्या है ग्रेविटेशन फोर्स अंदर की तरफ, तो इसको आना था ना अंदर की तरफ, लेकिन ये नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है ना, जब आप किसी करू में ऐसे घूमते हो ना बाइक या कार में से, तो आप बाहर की तरफ ड्रैग होते हो। जब हम यू टर्न में ऐसे घूमते हैं ना, यू टर्न में ऐसे गाड़ी तेज़ घूमती है तो जो अंदर पैसेंजर्स होते हैं वो बाहर की तरफ ड्रैग होती है। वो ड्रैग इसलिए होती है क्योंकि बाहर की तरफ लगता है यहाँ पे कौन सा फोर्स, बाहर की तरफ, यहाँ पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आना इस बात को। आना था सैटेलाइट को वापस अर्थ की तरफ क्योंकि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि सैटेलाइट यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है अर्थ के अराउंड। यहाँ पे बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ यहाँ पे लग रहा है फोर्स कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे CF से, और अंदर की तरफ लग रहा है GF, बाहर की तरफ CF, अंदर की तरफ GF। तो इसीलिए सैटेलाइट गोल रहा है। देखिए ऐसे मतलब घूम रहा है, गोल नहीं रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ लगा ग्रेविटेशन फोर्स। जो अंदर इंसान है ना वो क्या करेगा, वो फ्लोट करता है, उस पर वेटलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, मतलब उसको लगता है मैं हल्का हूँ। देखिए हमें क्यों लगता है हमें वेट है, क्योंकि बाहर के नीचे की तरफ हमें लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम पे बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए अगर आपने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स है वो फ्लोट करते हैं क्योंकि बाहर की तरफ इनको लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो वेटलेसनेस फील करते हैं। या मैं बताऊँगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0 होता है। जो यहाँ पे नेट फोर्स आ जाता है ना, ये बाहर की तरफ लगा एक फोर्स, अंदर की तरफ लगा सेम, तो यहाँ पे नेट फोर्स बन गया 0, ठीक है। वो जो नेट फोर्स है वो होता है उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे 0 होता है। जब भी हम वेटलेस फील करते हैं उस टाइम पे हम पे नेट फोर्स होता है 0, या मैं बताऊँगा हमारे पास नॉर्मल फोर्स होता है उस टाइम पे 0। ये इंपॉर्टेंट है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे एलिवेटर में भी होती है। जब ऐसे बिल्डिंग के
से नीचे आ रहा होता है एलिवेटर, ठीक है, या जिसको हम लिफ्ट बताएंगे, ठीक है। जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें फीलिंग आती है वेटलेसनेस की, ठीक है, हम उस टाइम पे फील करते हैं वेटलेसनेस, ठीक है। या जो एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड द सैटेलाइट होते हैं वो भी वेटलेस फील करते हैं, ठीक है। तो वेटलेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि उन पे नॉर्मल फोर्स होता है ज़ीरो, या मैं बताऊंगा नेट फोर्स उन पे ज़ीरो होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं MCQs पे। तो गाइस देखिए, ये है कुछ MCQs। ज़रा बताइए, हाउ मच ग्रेविटी एन ऑब्जेक्ट हैज़ डिपेंड ऑन इट्स। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट की कितनी ग्रेविटी है, मतलब अर्थ की कितनी ग्रेविटी है, सन की कितनी ग्रेविटी है, मतलब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये इसके क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके वेट पे डिपेंड। क्योंकि अर्थ सॉरी वेट पे नहीं, मैस पे, वज़न किसका ज़्यादा है उसका उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, या उसकी इतनी ही ग्रेविटी ज़्यादा होगी। मैंने आपको बताया ना, उसकी उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। तो सेम, हाउ मच ग्रेविटी एन ऑब्जेक्ट हैज़ डिपेंड्स ऑन इट्स मैस, ये मैस पे डिपेंड कर रहा है। समझ आना इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल पुल। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशन पुल, देखिए यह अर्थ, समझ आना इस बात को। यह है सन, यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, इसने इसको अपनी तरफ फोर्स लगाया, चलिए लगाया 10 न्यूटन से। यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट है, यही ए ऑब्जेक्ट मैंने अब सन पे लिया। यहाँ पे जो कितना सन ने इसको अपनी तरफ कितना फोर्स लगाया, दैट इज़ 100 न्यूटन। यहाँ पे सन ने 100 न्यूटन क्यों लगाया, क्योंकि सन का मैं ये हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। यहाँ पे अर्थ ने 10 ही न्यूटन इसको अपनी तरफ फोर्स क्यों लगाया। देखिए, अपनी तरफ जब हम जो डोर को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो होता है पुल। देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी आ रहा है अर्थ की तरफ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी आ रहा है अर्थ की तरफ, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशन पुल यहाँ पे, ठीक है। अगर अवे जाता, यहाँ ऐसे जाता, तो हम क्या बताते, हम यहाँ पे बताते ग्रेविटेशनल पुश, लेकिन देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुश, यहाँ पे पुल ही है। समझ आना इस बात को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, सन पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, रीज़न ये है यहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, ये अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होगा, सन पे। देखिए, सन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। देखिए, बाउलिंग बॉल, इसका मैस कितना हो गया, 250 ग्राम, लेट अस सपोज। कार का कितना हो गया, चलिए हम मानते हैं 2 टन मानेंगे। अर्थ का कितना हो गया, 10⁻25 kg। प्लैनेट ऑफ मार्स का कितना हो गया, चलिए मानते हैं 10⁻5 kg, 10 kg मानते हैं। सन का कितना होगा, सन का बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ 10⁻, आई थिंक 10⁻35 या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा मैस किसका होगा। देखिए, आपको यहाँ पे नंबर्स याद नहीं रखने हैं, तो ये तो लॉजिक से ही पता चलता है सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका ही सबसे ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है। व्हेन विल ग्रेविटी बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेविटी कब स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, द क्लोजर यू आर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना आप, ए है, बी है, ये है ए, ये है बी, ये है अर्थ, इस पे ज़्यादा ग्रेविटी, क्योंकि ये नज़दीक है अर्थ के, ठीक है। यही बोलता है ये क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, ग्रेविटी हेल्प्स द अर्थ टू स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द सन। बिल्कुल है। देखिए, ये है सन, यहाँ पे, यहाँ से रिवॉल्व कौन करता है, अर्थ रिवॉल्व करती है। सन अर्थ पे क्या लगाएगी, सन अर्थ पे लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी है सन के पास, ठीक है। देखिए, अर्थ के पास भी है ग्रेविटी, लेकिन सन को ये कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सन का मैस है बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अर्थ। यहाँ पे हम उसी के ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करते हैं जिसका मैस ज़्यादा होगा। समझ आना इस बात को, मैं हमेशा यही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्थ को लगाती है अपनी तरफ क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। कौन, सन लगाती है अर्थ को अपनी तरफ फोर्स। तो हम तो सारे जलने चाहिए किस में, सन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ क्या करती है, अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व भी कर रही है। अर्थ, मैंने आपको बताया, अगर कोई चीज़ किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है या ऐसे घूम रही है सर्कल में, तो बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेम यहाँ पे भी होता है, अर्थ को बाहर की तरफ यहाँ पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, अगर यहाँ पे सन का ग्रेविटेशन पुल ना होता तो हम सारे पता नहीं कहाँ जाते। समझ आना इस बात को, ठीक है। तो हम सारे बाहर सेंट्रीफ्यूगल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये ऑर्बिट कर रहा है ना, ऐसे ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये किसकी वजह से, ये इसलिए क्योंकि सन के पास है ग्रेविटी हेल्प्स द अर्थ टू स्टे इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट डिस्क्राइबिंग द मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेविटी।
ये मैंने आपको बताया। मैथमेटिकली किसने पहले ग्रेविटी को शो करा? दैट इज़ आइजैक न्यूटन। देखिए, अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते आइंस्टाइन भी, तो तब क्या आता? तब भी आता आइंस्टाइन ही। पहले आइंस्टाइन ही था, सॉरी न्यूटन था। लेकिन अगर न्यूटन नहीं होगा तो आपको क्या लिखना? आइंस्टाइन। समझ जाना, पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? न्यूटन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? आइंस्टाइन को। अगर न्यूटन नहीं होगा तब कौन आएगा? आइंस्टाइन। What do we call the force of gravity on an object? Force of gravity on an object। देखिए, अर्थ का कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है अर्थ पे? वही हमारे वेट के बराबर होता है। दैट्स वेट, इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे द मोर मैस एन ऑब्जेक्ट हैज़ द फास्टर इट विल फॉल। क्या? देखिए देखिए, यह अर्थ, यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे पैरट है। क्या इसकी स्पीड ज़्यादा होगी? इसकी कम होगी, क्योंकि पैरट का मैस है कम। जब ये अर्थ की तरफ आएंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये मैथ्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। स्पीड दोनों की सेम होगी। टाइमिंग अगर इसको लगेंगे गिरने में, एलिफेंट को गिरने में लगेंगे यहाँ पे 2 सेकंड, तो पैरट को भी गिरने में 2 ही सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे फास्टर और स्लोवर से कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये मैथ्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यही ऑप्शन आएगा। व्हाट नेचुरल फिनोमेना ऑकर्स ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून? देखिए, समझ आना। देखिए, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे मुझे ये बताना है। देखिए, ये अर्थ, ये है मून, ये है अर्थ, यहाँ पे वाटर है। मून ने इस पे अपना ग्रेविटेशन पुल लगाया। समझ जाना, मून के ग्रेविटेशन पुल की वजह से यहाँ पे टाइड्स क्रिएट होती है, न कि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से। समझ आना इस बात को। टर्मिनोलॉजीज़ को वो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं एग्जामिनर्स। ठीक है, तो समझ आना, आपको क्या करना है, मून के ग्रेविटी की वजह से या मून के ग्रेविटेशन पुल की वजह से अर्थ पे टाइड्स, ये जो ओशंस में जो टाइड्स क्रिएट होती है वो इसकी वजह से होती है। ठीक है, यहाँ पे वेयर वुड यू वे मोस्ट डिनाई? हाँ, ये क्या है? वेयर वुड यू वे द मोस्ट। देखिए, ठीक है, आपका वेट कहाँ पे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? मार्स पे होगा, प्लेटो पे होगा, अर्थ पे होगा, सन पे होगा, मून पे होगा। जिसका मैस ज़्यादा होगा वहीं पे जो ज़्यादा बड़ा होगा, मैस जिसका ज़्यादा होगा वहीं पे हमारा वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस प्लैनेट का या जिस सेल बॉडी का वेट ज़्यादा हो, सॉरी मैस ज़्यादा होगा, वहीं पे हमारा वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वी वे ऑन अर्थ इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हाँ, हमारा कितना वेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है अर्थ हम पे फोर्स कितना लगा रही है। समझ आना इस बात को, ये ट्रू स्टेटमेंट है। गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।